पढ़ेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेनली क्या पढ़ते हैं, इसमें मेनली हम पढ़ेंगे रूट्स। वो क्यों, कौन कौन सी रूट्स हैं, वो कौन कौन से वे हैं जिनके द्वारा आप दवाई इंजेक्शन दे सकते हो मरीज को, उसको सभी को आप रूट बोलोगे। ठीक है, रूट वो वे है जिसके द्वारा आप ड्रग को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराओगे। इंट्रोड्यूस करो, वो कोई भी वे हो सकता है, ओरल हो सकता है, मुंह के द्वारा हो सकता है, इंजेक्शन के द्वारा हो सकता है, ठीक है, इंस्टिलेशन के द्वारा हो सकता है, पल्मोनरी रूट, अलग अलग रूट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मेनली दवाइयों को, ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करने की दो रूट्स हैं मेनली। ठीक है, दो रूट्स हैं ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने की, दो रूट है। पहला जो रूट है वो एटर्नल रूट, एटर्नल रूट, ठीक है। दूसरा है पर एटर्नल रूट। मेनली दो रूट्स हैं जिनके द्वारा आप किसी भी दवाई को, किसी भी ड्रग को इंट्रोड्यूस करा सकते हो बॉडी के अंदर। पहला एटर्नल, थ्रू माउथ, माउथ के द्वारा दोगे, जिसको आप ओरल रूट बोलते हो जनरली। ओरल रूट के द्वारा जो दवाइयां दी जाएगी उसको एटर्नल रूट बोलते हैं। ठीक है, इसी रूट को नॉन पेरेंट्रल रूट भी बोल सकते हो, नॉन पेरेंट्रल रूट। मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो। एटर्नल इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, एटर्नल इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। अगर आप इंटेस्टाइन के अंदर दवाई को डाल रहे हो, अगर आप इंटेस्टाइन के अंदर दवाई को डाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, एटर्नल रूट से आप दवाई दे, एटर्नल। ठीक है, एटर्नल के अलावा, पर मतलब होता है के अलावा, एटर्नल के अलावा आप किसी रूट से दवाई दोगे, उसको आप किसमें काउंट करोगे, पर एटर्नल। ज्यादातर इंजेक्शन फॉर्म में जो ड्रग्स है, इंजेक्शन जो है ज्यादातर वो सभी पेरेंट्रल रूट में आएंगे, चाहे वो सबक्यूट इंजेक्शन हो, चाहे वो आईवी हो, आईडी हो, कैसे भी हो, सारे देख लेंगे। फिलहाल पेरेंट्रल रूट में आप इंटेस्टाइन के अलावा जो भी रूट्स हैं उन सबके द्वारा आप जो दवाई दोगे उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट्रल रूट। और अगर आप मुंह के द्वारा दवाई दे रहे हो और इंटेस्टाइन में जाके वो काम करेगी, फंक्शन करेगी, उसको आप क्या बोलोगे, एटर्नल रूट। एटर्नल रूट में ओरल रूट आता है मेनली, और मुंह के द्वारा। और ये मुंह के द्वारा जो माउथ में जो आप दवाई दे रहे हो, इसमें बक्कल रूट और सबलिंगुअल रूट, बक्कल रूट और सबलिंगुअल रूट। ठीक है, दो रूट्स आते हैं मुंह के द्वारा जो आप दवाई खाते हो। ठीक है, वो पेट में जाएगी, लेकिन इंटेस्टाइन में जाएगी। ठीक है, लेकिन आप किसके अंदर, दो माउथ के अंदर भी दो जगह है जहां पे आप दवाई दे सकते हो, बक्कल रूट और सबलिंगुअल रूट। ठीक है, बाद में तो इंटेस्टाइन में जाएगी, लेकिन ये एब्जॉर्ब, मेनली एब्जॉर्ब कहां हो जाएगी, आपके ओरल मिकोजा, ओरल एरिया में एब्जॉर्ब हो जाएगी। बक्कल रूट क्या है, आपके जो गम है और टीथ, इनके बीच में दवाई को रख के आप एब्जॉर्ब कराते हो, इसको बोलते हैं बक्कल रूट। ठीक है, मुंह में ही दवाई रख लेते, जैसे आप वो स्ट्रेप्सिल वगैरह लेते हो तो मुंह में ही रख लेते हो। जो मुंह में रखते हो वो कहां रखते हो, गम और टीथ के बीच में, आपके दांत, सॉरी, गम तो टीथ का हिस्सा है, गम जो टीथ के नीचे का हिस्सा उसको बोलते हैं गम, और म्यूकोजा, माउथ की जो म्यूकोजा, ये माउथ के, ये चिक्स है, चिक्स के अंदर की साइड की जो लेयर इसको बोलते हैं ओरल म्यूकोजा। ओरल म्यूकोजा और दांतों के बीच में जो जगह है, मतलब दांत के नीचे गम है, गम और इसके बीच में जो जगह बची जहां गुटखा वगैरह लगाते हैं, उस जगह पे अगर आप देखोगे वो जो जगह उसको बोलते हैं बक्कल रूट। ठीक है, अब बक्कल रूट के द्वारा दवाइयां, जैसे मुंह में, जैसे स्ट्रेप्सिल वगैरह आप चूस के जो दवाइयां ले रहे हो, उन सभी को आप क्या बोलते हो, बक्कल रूट। दूसरा सबलिंगुअल रूट, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, जीभ, जीभ के नीचे, सब मतलब नीचे, सब वर्ड कहीं भी आए इसका मतलब होता है नीचे, बिलो। ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर के नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर का मतलब है ये इंस्पेक्टर से नीचे की पोस्ट है। ठीक है, सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस के नीचे, स्किन के नीचे, चलो बाद बात करेंगे। तो सब लिंगुअल रूट की बात करें, लिंगुअल, सब लिंगुअल, टंग के नीचे अगर आप दवाई रख के उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसको बोलोगे सब लिंगुअल रूट। यहां पे ज्यादातर वो दवाइयां रखी जाएगी जैसे नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन भाई एक ऐसी दवाई है जो एंजाइना पेक्टोरिस नाम की डिजीज के अंदर काम आती है।
एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? चेस्ट में पेन है, आपकी चेस्ट में पेन होना ड्यू टू हार्ट पैथोलॉजी। हार्ट की बीमारी के कारण, हार्ट में जब पूरा खून नहीं पहुंचता तो हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको आप क्या बोलते हो? एंजाइना पेक्टोरिस। आप इसको ठीक नहीं करते तो हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको आप MI बोलते हो। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो बाद में MI का रूप ले लेगा। MI मतलब मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, और ये बेसिकली यहां से ही बनेगा। तो एंजाइना पेक्टोरिस पेन है चेस्ट में, ठीक है, और ये चेस्ट में पेन है ड्यू टू हार्ट पैथोलॉजी। हार्ट की प्रॉब्लम के कारण अगर आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, पैथोलॉजी यहाँ पे कुछ ऐसी नहीं होती, चेस्ट में हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण अगर आपके हार्ट के पास ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट काम कैसे करेगा? हार्ट में होगा पेन, उसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इस एंजाइना पेक्टोरिस की डिजीज के अंदर एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन नाम की एक टैबलेट यूज की जाती है, और ये नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है भाई, सबलिंगुअल रूट, ठीक है। तो इसमें टंग के नीचे जो है मेडिसिन को रख लेते हैं, ठीक है, और वहां से आराम से दवाई जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको बोलोगे सबलिंगुअल रूट। ये ओरल या एटर्नल रूट के टेक्निक्स के कौन कौन से होते हैं इनमें, और नॉन पेरेंटल रूट भी आप इसी को बोलोगे। ओरल इतना ही है, ठीक है। ओरल के बाद कुछ और एक्स्ट्रा भी होते हैं, जैसे अब आ जाओ पेरेंटल रूट के अंदर। पेरेंटल रूट में पहला है पल्मोनरी रूट। अगर आप इनहेलेशन की फॉर्म में दवाई को दो, इनहेलेट करा के, इनहेलेशन, इसको बोलते हैं पल्मोनरी रूट, ठीक है। क्या किया? ज्यादातर मीटर डोज इनहेलेटर आते हैं, इनहेलेटर, ठीक है। मीटर डोज, उनकी डोज मीटर डोज होती है। जैसे अस्थमा नाम की जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर ड्रग यूज होती है सालब्यूटामोल। ये एक ब्रोंकियोडायलेटर है, ब्रोंकियोडायलेटर। ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो वॉल है उसको डायलेट कर देगी, ब्रोंकस को डायलेट कर देगी, इसलिए उसको ब्रोंकियोडायलेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकियोडायलेटर है, इसका एक एग्जांपल है सालब्यूटामोल, कॉमनली यूज होता है। और ये क्या करती है? जैसे ही आप सालब्यूटामोल दवाई लोगे तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ब्रोंकाइज है उनको डायलेट कर देगी, फैला देगी। तो बात तो सही है, ब्रोंकोडायलेटर यही काम करेगी। अब ये जो दवाई है, अस्थमा नाम की बीमारी में ऐसा ही होता है, आपकी जो ब्रोंकस की जो लेयर्स है उनमें म्यूकस वगैरह प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है कुछ म्यूकस। इसके कारण जो ये एयरवे का जो रास्ता है वो छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अगर इस साइडों में अगर म्यूकस कलेक्ट हो जाएगा तो ये रास्ता छोटा होगा, और अगर ये रास्ता छोटा होगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी तो आप इनहेलेशन के द्वारा क्या दे दो? सालब्यूटामोल नाम से जो मेडिसिन आती है वो दे दो। ये सालब्यूटामोल दो तरीके से अवेलेबल होता है, ठीक है। एक तो लिक्विड फॉर्म में आती है, वायल ही आती है ज्यादातर, और उसको क्या करो? उसको न्यूबलाइजर मशीन में डाल दो, न्यूबलाइजर मशीन में डालने की जरूरत नहीं होती, अलग से न्यूबलाइजर मास्क आते हैं, उनमें जगह होती है, वहां पे न्यूबलाइजर मशीन मास्क के अंदर वो दवाई को इंजेक्ट कर दो, है ना। ये न्यूबलाइजर मशीन क्या करेगी? उस लिक्विड फॉर्म की ड्रग को वेपर में कन्वर्ट कर देगी, वेपराइजेशन कर देगी। और ये वेपराइजेशन के कारण जो आप ये दवाई ले रहे हो ये इनहेलेट हो जाएगी। आप जब सांस लोगे वैसे ही वेपर आपकी बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके ब्रोंकस पे जाके चले जाएंगे। ब्रोंकस को डायलेट करने का उनका काम है, ब्रोंकस डायलेट हो जाएगी। तो न्यूबलाइजर मशीन के द्वारा आप लिक्विड फॉर्म ऑफ सालब्यूटामोल को कन्वर्ट कर दोगे वेपर में, और इस तरीके से इनहेलेट, जब आप वेपर की फॉर्म में किसी दवाई को आपके लंग्स के अंदर तक लेके जाओगे, उस टेक्निक को बोलते हैं पल्मोनरी रूट इनहेलेशन, ठीक है। ये तो इस टेक्निक से लिक्विड फॉर्म के अलावा स्प्रे फॉर्म में भी आता है।
स्प्रे, हालांकि वो भी लिक्विड फॉर्म ही है, लेकिन उसमें दवाई तो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन वो सेल्फ बिल्डिंग उसका मैकेनिज्म होता है। जैसे आप पुश करोगे स्प्रे फॉर्म बन जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म ड्रग स्प्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अलग से 50-10 अलग अलग उनकी वो आती है, अमाउंट आती है, उस अमाउंट को स्प्रे करना होता है, जैसे कि आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा। तो वो स्प्रे करके सीधा आप इनहेलेशन कर लेते हैं उस ड्रग का, और वो आपकी दवाई बॉडी के अंदर, मतलब कि लंग्स के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से आप पल्मोनरी रूट में इनहेलेशन के द्वारा दवाई को देते हैं। ऐसी दवाइयों को मीटर डोज बोलते हैं, मीटर डोज, ठीक है, मीटर डोज में आती है। तो कहीं मीटर डोज लिखा होगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये दवाई इनहेलेशन के द्वारा दी जाएगी, पल्मोनरी रूट के द्वारा दी जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी। ज्यादातर वहां काम आने वाली है जहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है। जब भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी चॉइस रहेगी, आप इनहेलेशन मेथड के द्वारा पेशेंट को दवाइयां, ड्रग्स जो इंट्रोड्यूस करो। यहां तक क्लियर है? चलो, दूसरा है इम्प्लांटेशन। पहला मेथड आपने पेरेंटल रूट का सीखा, मुंह के द्वारा, मुंह के अलावा जिस जिस रूट से आप ड्रग दोगे उन सभी को आप पेरेंटल रूट बोलोगे। सेकंड बात करें इम्प्लांटेशन। इस इम्प्लांटेशन मेथड के अंदर आप क्या करोगे, सॉलिड फॉर्म होगी ड्रग की, ज्यादातर सॉलिड ही होती है, और आप उसको स्किन के नीचे, ज्यादातर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इम्प्लांट कर देते हो। सर्जरिकल इम्प्लांट करोगे, सर्जरी करके कट लगाया उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर। इसका फायदा क्या है, ये ज्यादातर वहां काम आती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर आती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में प्रोजेस्टेरोन नाम से जो आती है मैक्सिमम, वो दवाइयां क्या करती है, वो आपकी स्किन के नीचे इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है उसके पैचेस, और ये पैचेस धीरे धीरे केमिकल को रिलीज करते रहे। हार्मोन्स होते हैं ज्यादातर भाई, उन हार्मोन को धीरे धीरे रिलीज करते रहेंगी, और वो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देता। ये वहां काम करेगा जहां पे आपको कंसीव नहीं करना है, तो वहां इम्प्लांटेशन मेथड काम आने वाला है। सॉलिड फॉर्म की दवाई को सबक्यूट एरिया में सर्जिकल इम्प्लांट कर दोगे। ज्यादातर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वहां ये दवाई इस तरीके की टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन इंस्टिलेशन मेथड के अंदर आप दवाई, लिक्विड फॉर्म में ड्रग होती है, और आप उसको बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस कराते, बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस कराते। जैसे आप आई के अंदर जो दवाई डालते हो, तो आई के अंदर दवाई को इंस्टिलेशन किया जाए, ठीक है, इंस्टिलेशन किया जाएगा, और ड्रॉप्स की फॉर्म में दवाई दी जाएगी, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऐसे अलग अलग नाम से आती है ये दवाइयां, ड्रॉप्स की फॉर्म में टोब्रामाइसिन, ये अलग अलग दवाइयां हैं जो ड्रॉप्स की फॉर्म में, ड्रॉप को जीटीटी बोलते हैं, ये इसका एब्रीवेशन है जीटीटी, स्मॉल जी स्मॉल टी एब्रीवेशन है ड्रॉप्स का। ये ड्रॉप्स की फॉर्म में दवाई को डाला जाता है, दिन में 4 बार एक ड्रॉप, दिन में 5 बार एक एक ड्रॉप, ऐसे करके अलग अलग रूट से वो है। चलो, तो ये ड्रॉप्स की फॉर्म में जो दवाई, आप लिक्विड फॉर्म में दवाई को आंख में इंट्रोड्यूस करें, आई में, नोज में, ईयर में, खाली जगह है भाई, लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग को बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस करा रहे हो आप, उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। और इसी लिक्विड फॉर्म की ड्रग को के द्वारा आप बॉडी कैविटी को फ्लश करवा रहे हो, क्लीन करवा रहे हो, क्लीन कर रहे हो। क्लीनिंग टेक्निक वाली को इरिगेशन बोलते हैं, इरिगेशन, जिसमें आपने ड्रग डाली और ड्रग बॉडी के अंदर, कैविटी के अंदर वो हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो उसको तो आप बोलोगे इंस्टिलेशन। ज्यादातर नाक, आंख, कान का आप इंस्टिलेशन करोगे, दवाइयों को दोगे, तो वहां इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, इंस्टिलेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इरिगेशन वर्ड और होता है, इरिगेशन के अंदर आप लिक्विड फॉर्म की ड्रग को, मतलब लिक्विड है, दवाई मिली हुई है, पानी मिला, उसको आपने बॉडी में डाला और फिर वापस निकाल लिया। अगर आप डाल के फ्लश करके क्लीन करके वापस निकाल रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, इरिगेशन, इरिगेट करना, ठीक है। ऐसा होता है जिन कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ईयर में कोई प्रॉब्लम है, नोज में प्रॉब्लम है, आई पूरी क्लीन नहीं है, आई से दिख नहीं रहा है ना, गंदगी, इंप्योरिटीज जमा, तो वहां उस कंडीशन में हमें आई को क्लीन करना पड़ता है। जैसे लॉन्ग टाइम जो पेशेंट लेटे रहते हैं, कोमा के हैं,
उनकी आई में है ना हल्का हल्का इम्प्योरिटीज लग जाती है, गंदगी लग जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए आई इरिगेशन करते हैं, ठीक है। कान में भी ऐसा ही होता है, नोज में भी ऐसा। तो सारे एरिया बॉडी कैविटी को क्लीन करने के लिए आप फ्लशिंग मेथड का यूज करो, उसमें भी ड्रग डाल दे, दवाई डाल दे, ताकि वहां पे इंफेक्शन भी ना हो। तो उस वो जो टेक्निक है जिसमें आप बॉडी कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, मेडिसिन को, ड्रग को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उसको क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन। लेकिन यहाँ पे जो भी है वो फ्लश करके बाहर आएगा, लेकिन इंस्टिलेशन में वो दवाई वहीं की वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। आंख में डाली वहीं एब्जॉर्ब, कान में डाली एब्जॉर्ब, कान की जो दवाइयां होती है वो सारी यहाँ आ, ठीक है। नेक्स्ट कोई डाउट? चलो, इनक्शन एक मेथड और होता है, इनक्शन। इनक्शन वाली जो ड्रग है वो ट्रॉपिकल बोलते हैं इनको, ट्रॉपिकल वो दवाइयां स्किन पे लगा के रब मेथड से ऑयली फॉर्म में ड्रग्स होती है, उनको स्किन पे लगाए, ज्यादातर ऑइंटमेंट आएगी इनक्शन के अंदर। ऑइंटमेंट जो है, जिस तरीके से आप ऑइंटमेंट को इंट्रोड्यूस कराओगे उस मेथड को इनक्शन बोलते हैं। ये ज्यादातर सारे मेथड्स ही हैं, जैसे जैसे आप दवाई बॉडी के अंदर डालोगे। इनक्शन मेथड वो है जिसमें आप ट्रॉपिकल या लोकल जो दवाइयां आती है, ऑइंटमेंट फॉर्म में जो दवाइयां आती है, उन दवाइयों को, उनको लिनीमेंट भी बोलते हैं। लिनीमेंट ऑयल फॉर्म में ड्रग्स होती हैं, ज्यादातर साबुन की प्रिपरेशन, ऑयल की प्रिपरेशन से वो दवाइयां बनाई जाती है, और इन दवाइयों को स्किन पे रब किया जाता है। स्किन पे रब करके धीरे धीरे वो स्किन से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस टेक्निक को आप क्या बोलते हो, इनक्शन मेथड या ट्रॉपिकल, ठीक है। तो बाय रबिंग इनटू द स्किन, स्किन पे रब करके अगर कोई आप दवाई इंट्रोड्यूस करा रहे हो बॉडी के अंदर, उसको इनक्शन मेथड बोलते हैं, इनक्शन, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड है। इसके अलावा इनसफलेटर एक मेथड और है, इनसफलेशन। इनसफलेशन में आपके पास पाउडर फॉर्म में ड्रग है, और उसको ब्लो करके पर्टिकुलर किसी एरिया को, उस वुंड पे, किसी घाव पे स्प्रे कर दिया जाए। पाउडर फॉर्म में ड्रग है, पाउडर फॉर्म, और उसको किसी एरिया पे, बॉडी के सरफेस पे स्प्रे करके अगर पाउडर फॉर्म की ड्रग को आप स्प्रे करके डालो जाता है, तो डॉग में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हम ऐसी इनसफलेटर मशीन होती है, स्प्रे करते हैं, उसमें पाउडर पूरे वुंड पे लग जाता है। वो पाउडर फॉर्म में जैसे आप लगा रहे हो दवाई को, इनसफलेशन मेथड बोलते हैं। और इस टेक्निक में जो स्प्रे यूज किया जाता है, जिसके द्वारा आप ये काम करें, उसको बोलते हैं इनसफलेटर। इनसफलेटर वो डिवाइस है जिसके द्वारा आप इनसफलेशन करोगे, मतलब पाउडर फॉर्म की ड्रग को आप वुंड पे, स्किन पे इंट्रोड्यूस कराओगे, उसको बोलोगे इनसफलेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने नॉर्मल जितने भी थे बता दिया। चलो आगे चले। कुछ इंजेक्शन की साइट्स हैं अलग अलग इसमें। पेरेंटल रूट को ही पढ़ रहे हैं हम। पेरेंटल रूट में इंजेक्शन की साइट्स की बात करूं तो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। अब इंजेक्शन साइट्स ऑफ इंजेक्शन कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप के हैं। इंट्राकार्डियक, इंट्रा मतलब अंदर, कार्डियक मतलब हार्ट। हार्ट के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाएगा उसको बोलते हैं इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, ठीक है। इंट्राकार्डियक पहली बात। दूसरी बात, ये इंजेक्शन हार्ट की मिडल लेयर में लगाया जाता है, मिडल में। और हार्ट की जो मिडल लेयर है उसका नाम है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर में जब आप इंजेक्शन लगाते हो उसको बोलते हैं इंट्राकार्डिक इंजेक्शन, ठीक है। एडीआर, एड्रेनलिन, जब लास्ट कंडीशंस होती है जहां पे पेशेंट का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप सीधा, आपने एक विलन मूवी देखी होगी, वहां पे जो सीधा डायरेक्ट चेस्ट पे इंजेक्शन लगाया था वो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन था, जिसमें एडीआर दवाई थी, एडीआर जिसका रेशियो 1:1000 होता है, ठीक है। ये एडीआर ड्रग को डायरेक्ट मायोकार्डियम पे दिया गया था, है ना, बच गया था उसमें।
तो वो टेक्निक जो है वो इंट्राकार्डियल इंजेक्शन, इंट्राकार्डियल हार्ट के अंदर लगाया जाएगा, वो भी मिडल लेयर में, मायोकार्डियम लेयर में लगाया जाएगा। दवाई एडीआर ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक, सेकेंड है इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा मतलब अंदर, आर्टीरियल मतलब आर्टरी। आर्टरी के अंदर जब आप निडल को इंसर्ट करते हो उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टीरियल, है ना। इंजेक्शन लगाया नहीं जाता, इससे लिया जाता है, इससे आप ब्लड सैंपलिंग कर सकते हो ज्यादातर, है ना। तो यहाँ पे कोई ड्रग को इंट्रोड्यूस नहीं, ब्लड को निकाला जाता है। ठीक है, इंट्रा आर्टीरियल मेथड के द्वारा ब्लड को निकाला जाता है और उसकी जांच करके फिर उसके रिजल्ट्स के आधार पे आप बताते हो कि पेशेंट के अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम है, और इस टेस्ट को, इस जांच को बोलते हैं एबीजी एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ये आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो है वो आर्टरी के द्वारा ही किया जाता है। इस मेथड को इंट्रा आर्टीरियल मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये इंट्रा आर्टीरियल। एबीजी करने से पहले भी एक जांच की जाती है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, एबीजी करने से पहले भी एक जांच की जाती है, उसको बोलते हैं एलन टेस्ट, एलन टेस्ट। एबीजी करने से पहले टेस्ट किया जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे, एलन टेस्ट। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एबीजी आप कहां से लेते हो, आर्टरी से ब्लड सैंपल लेते हो, वेन से नहीं। नॉर्मल जो भी आप ब्लड लेते हो, इंजेक्शन जो भी आप लगा रहे हो वेन के अंदर, वो ज्यादातर वेन के अंदर लगे, मतलब जो भी आप ब्लड में डाल रहे हो कुछ भी, तो आप वेन में डालते हो, कभी भी आर्टरी में कुछ नहीं डालते। ठीक है, तो आर्टरी से ब्लड सैंपल ही निकालते हैं। तो एक्चुअल क्या है, उसकी कुछ अलग टेक्निक है, उसको हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको याद रखना है, आर्टरी से ब्लड निकाल के ने से पहले एक जांच की जाती है, एलन टेस्ट। एलन टेस्ट देखो, एबीजी जनरली निकाला जाता है रेडियल आर्टरी के द्वारा, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से आप क्या करते हो, एबीजी करते हो, एबी मतलब ब्लड निकालते हो। रेडियल आर्टरी, अंगूठे की साइड जो आर्टरी है वो रेडियल आर्टरी, यहाँ भी होती है, दोनों आर्टरी है, यहाँ एक ब्लड यहाँ से लेके आ रही है, एक ब्लड यहाँ से। अंगूठे की साइड जो आर्टरी है उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से जब आप ब्लड निकाल रहे हो, मोस्ट कॉमनली एबीजी में रेडियल आर्टरी का यूज किया जाएगा, अंटिल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है या नहीं है, उस चीज का पता करने के लिए आप एलन टेस्ट करते हो, और एलन टेस्ट आप करते हो रेडियल नहीं, अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी। ठीक है, अल्नर आर्टरी की आप ब्लड सप्लाई चेक करते हो प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं होगी और आपने रेडियल को भी पंचर कर दिया तो दोनों जगह से पंचर हो जाएगी, ब्लॉक होने का खतरा होता है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप एलन टेस्ट करते हो, ताकि अल्नर आर्टरी के ब्लड सर्कुलेशन को आप देख सको। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपको रेडियल मेथड से फिर यूज नहीं करना, फिर फेमोरल पे यूज करते हो, उसमें एलन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन है। नेक्स्ट इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टीरियल और इंट्रा आर्टिकुलर एक जैसे ही वर्ड है, ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर है। कुलर वर्ड यूज होएगा, ये लगेगा जॉइंट्स पे, जिनमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है वहां पे लगाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड को निकालने के लिए भी आप इंजेक्ट करते हो, और वहां पे बहुत सारी जिनमें जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वहां पे आप ये ऐसे इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कराओगे जॉइंट के अंदर, और ऐसी टेक्निक को इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन बोलोगे, जिसमें आर्टरी जॉइंट के अंदर इंजेक्शन। एक होता है इंट्राओसियस, इंट्राओसियस, ओसियस इज रिलेटेड टू बोन। बोन के अंदर भी कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बोन मैरो निकाली भी जाती है, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। बोन्स के अंदर जो भी आप इंजेक्शन लगा रहे हो, इंट्राओसियस इंजेक्शन, ओसियस इज रिलेटेड टू बोन। ठीक है, एक होता है इंट्राथिकल, इंट्राथिकल। इंट्राथिकल में ये स्पाइनल कोड के पास जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ड्यूरल स्पेस में, ड्यूरल स्पेस, स्पाइनल कोड के पास ड्यूरल स्पेस में जो इंजेक्शन लगाए जाएंगे उसको बोलते हैं इंट्राथिकल रूट,
इंट्राथिकल इंजेक्शन, ठीक है। तो ज्यादातर जो सुन करने की दवाई, एनेस्थीसिया की दवाई, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो लगाया जाता है वो फिर इंट्राथिकल रूट के अंदर आएगा। स्पाइनल, इसका एग्जांपल लेते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया। ऑपरेशन से पहले ज्यादातर कंडीशन में अगर लोअर पार्ट की कोई सर्जरी करनी है तो डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस होती है स्पाइनल, क्योंकि स्पाइनल से ऊपर का हिस्सा तो पूरा प्रॉपर काम करेगा, नीचे का हिस्सा ब्लॉक होता है, तो नीचे का एरिया ब्लॉक हो जाएगा तो स्पाइनल से लगा दो। तो स्पाइनल से लगाओगे तो इंट्राथिकल रूट मतलब बोला जाता है उसको, इंट्राथिकल। तो ये अलग अलग इंजेक्शंस की साइट्स है जिनके द्वारा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये कुछ मोस्ट कॉमन, कॉमन तो नहीं बोल सकते, रेयरेस्ट है जो ये यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो रूट्स हैं जो मोस्टली इंजेक्शन लगाने के लिए यूज होंगे वो कौन कौन से हैं, उन पे मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली जिन जिन तरीकों से, जिन जिन टाइप के आप इंजेक्शन लगाते हो उसमें पहला नाम हम पढ़ेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जिसमें आप इंट्राडर्मल, डर्मल वर्ड आया डर्मिस से, जिसमें आप डर्मिस के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। एपिडर्मिस, देखो स्किन की जो सबसे आउटर लेयर है जो आपको दिख रही है ये है एपिडर्मिस। इसके नीचे जो लेयर जो आपको दिख नहीं रही इसको बोलते हैं डर्मिस। इसके नीचे जो थर्ड लेयर है इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर जिसको आप हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद मसल्स की लेयर होती है, मसल्स के बाद बोन। इस टाइप से अलग अलग लेयर है आपकी स्किन की, स्किन से भी नीचे मतलब पूरा। तो स्किन तो दो चीजों से मिलकर बनी है, एपिडर्मिस और डर्मिस। ये स्किन, स्किन के नीचे जिस टाइप की सेल्स टिश्यू है उनको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको आप हाइपोडर्मिस लेयर भी बोलते हो। इसके अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करके रखते हैं, उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर ही फैट स्टोर होता है। जो आप मोटे और पतले हो ड्यू टू दिस लेयर, इस लेयर के अंदर फैट स्टोर करने की एबिलिटी है। तो ये एडिपोज टिश्यू क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो फैट को अपने साथ चिपका लेते हैं और ये यहाँ प्रेजेंट होगी। मसल्स, अलग अलग टाइप की मसल्स है, आप सबको पता है। मेनली 3 टाइप की मसल है। कार्डियक मसल्स जो सिर्फ हार्ट के पास होती है, स्केलेटन मसल्स जो आपकी जितनी भी बोन्स है, अभी जो ये बोन के ऊपर प्रेजेंट है स्केलेटन मसल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्मूथ मसल्स भी होती हैं जो आपके बॉडी ऑर्गन्स के कवर करके रखती हैं, उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। तो अलग अलग टाइप की मसल्स होती है। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स आपको देखने को मिलेगी और बोन्स रहेगी, अलग अलग लेयर है। अगर आप इस डर्मिस लेयर के अंदर इंजेक्शन लगाओगे उसको बोलोगे इंट्राडर्मल रूट या इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। आईडी इंट्राडर्मल इंजेक्शन। चलो नेक्स्ट, अब जो ये डर्मल पे इंजेक्शन लगेगा ये कितने डिग्री का लगेगा, कुछ चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। 5 to 15 डिग्री, 5 से 15 डिग्री का आपको एंगल बनाना पड़ेगा स्किन से। तो ये आपकी स्किन है, तो स्किन पे ये 5 to 15 डिग्री का लगा के तब आप इंजेक्ट करोगे। बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा कर दिया तो अंदर चली जाएगी निडल, बहुत कम कर दिया तो और ऊपर रह जाएगी, पंचर कर देगी, मतलब स्किन को ही पंचर कर देगी, तो वो सही नहीं है। 5 to 15 डिग्री का आपको रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंट्राडर्मल रूट से आप ज्यादा अमाउंट में ड्रग को दे नहीं सकते, करीबन 1 cc के आसपास दे सकते, 1 ml तक दे सकते, 1 ml तक भी नहीं, 0.5 ml तक देना, ओनली 0.5 ml, जिसको आप 0.5 cc भी बोलते हो, एक ही बात है। cc इक्वल्स टू ml। आपसे कोई पूछ ले 5 cc इक्वल्स टू, तो 5 cc होता है 5 ml के बराबर। 0.5 ml, आधे ml तक आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हो, स्किन के अंदर डर्मिस में करा सकते हो। लार्जेस्ट, खास बात क्या है इसकी, लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम, लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम। जब आप इस रूट से किसी दवाई को लगाओगे तो वो सबसे लेट
एब्जॉर्ब होगी, सबसे लेट एब्जॉर्ब होगी। इसका फायदा और इसका घाटा क्या है? इसका घाटा ये है कि अगर आप कोई दवाई इस मेथड से दोगे तो जल्दी से आपकी बॉडी में जाके वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। फायदा क्या है? आपको ऐसी दवाइयां देनी है जिनका हो सकता है साइड इफेक्ट अगर बॉडी में आ जाए तो वहां पे ये काम आ जाएगी। तो ज्यादातर जो सेंसिटिव टेस्ट है, सेंसिटिव जो भी टेस्ट किए जाते हैं ड्रग से रिलेटेड, तो उनके लिए इस रूट को प्रेफर माना जाता है, क्योंकि अगर आप दवाई लगाओगे कुछ सेंसिटिविटी होगी तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में, तब तक आप उसका इलाज भी कर लोगे, अमाउंट भी कम है तो उतना इफेक्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सेंसिटिव टेस्ट करने के लिए आप ये दवाइयां लगाते हो। मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट भी जो आप करते हो टीबी के लिए, टीबी बीमारी को पता करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट है टीबी का, स्क्रीनिंग टेस्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये भी टेस्ट आप आईडी लगाते हो, इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हो इसमें। ठीक है, ट्यूबरकुलिन या मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है। टीबी के लिए आप दो प्रकार के टेस्ट करते हो। पहला स्क्रीनिंग, जो लार्ज पॉपुलेशन में लगा दिया, 15 बंदे, 15 को लगा दिया, जिसमें से रिएक्शन हुई उसको अलग निकाल लिया। अब इसमें कंफर्मेशन टेस्ट किया जाएगा, और कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका स्पूटम कल्चर, स्पूटम टेस्ट। ठीक है, स्पूटम के अंदर आप टीबी के बैक्टीरिया को सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल किसको टीबी है या नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ ये बता सकता है कि इसको कभी टीबी का मतलब कि इन्फेक्शन हुआ था या अभी है, मतलब वो बता भी सकता है, पिछला भी बता सकता है। लेकिन ये अगर आपको कंफर्म चाहिए कि अभी आज की डेट में मेरे को कोई इन्फेक्शन है या नहीं, तो उसके लिए कराना पड़ेगा कंफर्मेटरी टेस्ट। और टीबी का कंफर्मेटरी जो टेस्ट है उसको स्पूटम टेस्ट, स्पूटम कल्चर टेस्ट बोलते हैं। फिलहाल आप मॉन्टेक्स टेस्ट जब यूज करते हो टीबी के लिए तो इंट्राडर्मल ही आपको दवाई लगानी होती, कितनी लगानी होती, क्या होती है, वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए, जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट नाम है इसका, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को जांचने के काम में आएगा, इसीलिए इसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें भी 1 ml के आसपास की सिरिंज यूज करके, जिसको ट्यूबरकुलिन सिरिंज बोलते हैं, ये ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज की जाएगी और उसके द्वारा आप ये टेस्ट करोगे, मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, ड्रग की एलर्जिक जो टेस्ट होते हैं, सेंसिटिव जो टेस्ट होते हैं, ड्रग एलर्जी टेस्ट, वो भी आप इसी मेथड से यूज करते हो, इंट्राडर्मल इंजेक्शन के द्वारा अगर आप उनको चेक करते हो इंट्राडर्मल। ठीक है, सिरिंज का साइज भी नॉर्मल 1/2 इंच तक आपको देखने को मिलेगा, 1/2 to 1 इंच ये लेंथ है सिरिंज की। और 22 से लेके 26 गॉस तक का आप जो है निडल यूज कर सकते हो। दो बातें हैं, निडल की लंबाई कितनी होगी और निडल की मोटाई कितनी होगी। तो मोटाई 22 से 26 नॉर्मल जो आती है निडल वो यूज करोगे, लेंथ या तो आधा इंच होगी या 1 इंच होगी, इससे नॉर्मल ये यूज करते हैं। तो ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन, पहला क्वेश्चन कितने डिग्री पे लगाया जाएगा, तो 5 से 15 के बीच में जो भी आंसर होगा वो एक्यूरेट होगा। दो ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों में एक में 5 से 10 आ रहा है, एक में 10 से 15 आ रहा है, तो आपकी चॉइस होगी कम बढ़ेगी, 5 से 10 बढ़ेगी, 10 से 15 थोड़ा लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कम वाला रखोगे। दूसरा कहाँ लगाया जाएगा, डर्मिस लेयर। अगर डर्मिस लेयर ओपन ऑप्शन में नहीं है तो फिर एपिडर्मिस भी आप लगा सकते हो, एपिडर्मिस। और अगर ये भी ऑप्शन है तो स्किन अगर आ जाए तो स्किन में आपका आंसर सही है। जब आप इस टाइप के इंजेक्शन को लगाते हो तो लगाने के बाद आपको चेक करना होता है, बबल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको चेक करना होता है, एक बबल का फॉर्मेशन होगा जहां भी आप लगाओगे, यहां लगाते हैं इनर एक्सपेक्ट ऑफ फोर आर्म। लोकेशन देखो भाई, साइट देख लो इसकी, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। आपकी जो हाथ का ये हिस्सा जिसको बोलते हैं फोर आर्म, इसके इनर एक्सपेक्ट में लगाया जाएगा। ठीक है, मेनली कॉमनली ये यूज होता है। इसके अलावा बिलो द स्कैपुला, आपकी जो स्कैपुला है, पीछे की जो बोन है जिसको स्कैपुला, उसके पीछे लगाया जाएगा। और एंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट वार्ड कहाँ लगाया जाएगा, इनर एक्सपेक्ट ऑफ फोरआर्म, जो कि स्पेशल है, मोस्ट कॉमनली यहाँ यूज किया जाएगा। इसके अलावा बिलो द स्कैपुला, बिलो द स्कैपुला, स्कैपुला होता है भाई पीछे वाली जो बोन है आपके, बैक बोन, बैक साइड में जो दो बोन्स होते हैं उनके नीचे
और लगा सकते हो आप एंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, ठीक है, आगे की साइड और पीछे की साइड की चेस्ट की जो वॉल है जहाँ पे हेयर ग्रोथ कम है आप वहां आराम से इसको लगा सकते हो, क्योंकि जब आप लगाओगे तो उस साइड पे आपको एक सर्किल करना होता है, टाइम और डेट भी लिखनी होती है। मान लो यहाँ आपने लगाया तो यहाँ पहले तो आप देखोगे यहाँ बबल की फॉर्मेशन हुआ है नहीं हो गया। अब यहाँ पे एक सर्कल करना होता है करीबन 10 mm का, 1 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे टाइम और डेट मेंशन करना होता है, क्योंकि अगर पेशेंट के आप एलर्जी टेस्ट कर रहे हो तो ये विद इन 72 आवर, 48 टू 72 आवर में आपको चेक करना होता है इसमें रेडनेस, स्वेलिंग, इंड्यूरेशन तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये दवाई आपके लिए खतरनाक है। ज्यादातर एंटीबायोटिक्स जो दे रहे हो आप, उन एंटीबायोटिक से पहले सेंसिटिव टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो करना होता है। तो वहां भी इसी टाइप की टेक्निक यूज करते हैं, वो पता चल जाता है अगर एलर्जिक रिएक्शंस प्रेजेंट है तो आपको ड्रग को होल्ड करना है, पेशेंट को प्रॉब्लम है नहीं तो आप दे सकते हो, ठीक। तो ये है एलर्जिक टेस्ट के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ये है पहली टेक्निक। नेक्स्ट की बात करें इंट्राडर्मल के बाद सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस दूसरा जो मोस्ट कॉमन रूट है वो है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट की बात करें, क्या हो गया अभी देंगे। सबक्यूटेनियस रूट की बात करूं तो इसमें जो सबक्यूटेनियस लेयर थी, एपिडर्मिस ऊपर थी और उसके बाद डर्मिस लेयर थी। एपिडर्मिस, डर्मिस लेयर के बाद जो लेयर थी उसका नाम था सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है भाई। इस सबक्यूटेनियस लेयर में जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इसी लेयर का दूसरा नाम हाइपोडर्मिस लेयर भी, हाइपोडर्मिस, क्योंकि डर्मिस लेयर के नीचे है। हाइपो का मतलब हमेशा कम से होता है, कम, जैसे हाइपोटेंशन, बीपी कम, ठीक है, हाइपोवोलेमिया, बीपी ब्लड वॉल्यूम कम, तो हाइपो का मतलब ज्यादातर कम से होता है, नीचे से होता है। तो डर्मिस लेयर ऊपर है तो उसके नीचे हाइपोडर्मिस। और सबक्यूटेनियस, ये क्यूटेनियस वर्ड का मतलब होता है स्किन, सब मतलब नीचे, अभी बताया था सब का मतलब नीचे, बिलो, तो सब क्यूटेनियस स्किन के नीचे वाली लेयर, तो स्किन के नीचे की लेयर हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर, जिसके अंदर एडिपोज टिश्यू पे फैट स्टोर होता है। अगर आप उसमें इंजेक्शन लगाओगे तो ये क्या है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। 1 ml तक आप यहाँ इंजेक्शन को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। 1 ml कितने डिग्री पे लगेगा, ये लगेगा नॉर्मली 45 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने डिग्री पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है, बेसिक क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बेसिक में ये क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ये डिग्री डिपेंड करेगी साइज ऑफ निडल पे, साइज ऑफ निडल। निडल का क्या है आजकल, निडल आजकल क्या, पहले भी निडल आती थी, आजकल प्रीफिल्ड जो पहले ही इंसुलिन जैसे इंजेक्शन जो वो सबक्यूट लगाए जाते हैं उनमें पहले से ही छोटी निडल आती है, तो वहां आपको सबक्यूट लगाने के लिए 45 डिग्री पे नहीं करना होता, वो 90 पे बात है। फिलहाल साइज पे डिपेंड करेगा कि आपको 90 डिग्री पे लगाना है 45 पे। अगर निडल का साइज 5/8 है तो अलग लगेगा, 3/8 इंच है तो अलग। ये निडल का साइज है 3/8 इंच, इसका मतलब होता है इंच, 2 कोमे इसका मतलब होता है इंच, 1 कोमा इसका मतलब होता है फुट। तो जैसे आप अपनी हाइट को लिखना चाहते हो कि आप क्या है 5 फुट 4 इंच, तो 5 फुट 4 इंच, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब फिट, इसका मतलब इंच। तो मैंने डबल कोमे लगाए हैं यहाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंच। 5/8 इंच और 3/8 इंच, ये पहले तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों निडल्स में से छोटी निडल कौन सी है और बड़ी निडल कौन सी है, ठीक है, छोटी निडल कौन सी है, बड़ी निडल कौन सी है। उसके बाद देखो, उसके बाद कंसेप्ट ये है, ये डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस,
आपको लगाना है हाइपोडर्मिस लेयर में इंजेक्शन। अगर आप सीधा लगाना चाह रहे हो तो आपको निडल लंबी चाहिए, सॉरी छोटी चाहिए। अगर आप टेढ़ा लगाओगे तो निडल की लेंथ आपको बढ़ानी चाहिए। तो ये लार्ज लेंथ की निडल है और ये स्मॉल। ठीक है भाई, सीधा लगाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे हाइपोडर्मिस से, तिरछा लगाओगे तो लंबी निडल लगेगी। तो अगर वो तो समझ में आ जाएगा। तो अगर आप सीधी निडल लगाओगे, छोटी निडल लगाओगे तो आपको 90 डिग्री पे लगाना पड़ेगा। स्मॉल निडल अगर आप यूज कर रहे हो तो 90 डिग्री पे। 26 नंबर निडल लार्ज अगर यूज करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा 45 डिग्री पे। पहले तो ये लॉजिक क्लियर करो कि आपको कौन से निडल के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। देखो, अगर छोटी निडल होगी तो जल्दी पहुंच जाओगे तो 90 डिग्री लगेगी। स्मॉल निडल के साथ गेम ये है, अगर आप निडल स्मॉल यूज करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा 90 डिग्री में। क्लियर है भाई? और अगर आप लार्ज निडल का यूज करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा 45 डिग्री। आप कह रहे हो 26 नंबर। अब ये पता करना पड़ेगा यहाँ पे 26 नंबर कि 26 नंबर जो निडल है वो छोटी है बड़ी। अगर आप छोटी निडल यूज करोगे तो 90 डिग्री पे, बड़ी निडल यूज करोगे 45। मैं आपको मेन कंसेप्ट बताऊं। अब 26 नंबर निडल जो है वो लेंथ में स्मॉल होती है, छोटी होती है। तो छोटी निडल है तो आप कितने डिग्री पे लगाओगे? क्लियर? तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो लेंथ है, वो निडल है, उसकी लेंथ क्या है। अगर ये स्मॉल है तो 90 डिग्री पे लगेगा, लार्ज है तो 45। लेकिन हमारे पास तो ये जो रीडिंग है कुछ अलग ही है। 5/8 इंच और 3/8 इंच, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5/8 वाले। 5/8 वाले कौन कौन है? 3/8 वाले। ठीक है, ये रेशियो में लगा हुआ है, ज्यादातर बच्चों का आंसर है ये, क्योंकि ये रेशियो में लिखा हुआ है 3/8। और आप सबको पता है रेशियो में चीजें उल्टी हो जाती है नॉर्मल से। लेकिन ये नॉर्मल से बातें उल्टी तब होगी जब ये नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर ये डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो वो चीज अप्लाई थी जो आप बोलना चाहते। अगर डिनोमिनेटर सेम है फिर आपको ऊपर का नंबर देखना होता है, ऊपर में से जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा, ये बड़ा तो जीत जाएगा। फिलहाल 5/8 इंच की निडल क्या है? लेंथ में बड़ी है। और 3/8 इंच की निडल क्या है? लेंथ में छोटी। यहां तक क्लियर हुआ था? अब मेरे को बताओ कि मैं 3/8 इंच निडल यूज करूंगा तो मेरे को कितने डिग्री पे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा? 90। मेरे को सबक्यूट इंजेक्शन लगाना है, 90 डिग्री पे लगाऊं या 45 डिग्री पे? 45 पे 3/8 के लिए। छोटी निडल है तो 45 पे लगा दूं तो वो डर्मिस में लग जाएगा। अगर मैं तो 3/8 की बात करूं, अगर आप 3/8 इंच की निडल यूज करोगे, मतलब ये निडल होती है छोटी है बड़ी, छोटी निडल यूज करोगे तो डायरेक्ट लगेगा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। बड़ी निडल है तो आप तिरछा करके लगाना पड़ेगा 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हालांकि आजकल जो निडल आ रही है स्पेशल इंसुलिन जो सिरिंज होती है उनमें पहले से अटैच निडल होती है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लगा भी रहे हो तो फिर वो, अगर आप छोटी निडल लगाओगे तो आपको 90 डिग्री, बड़ी निडल लगाओगे तो 45 डिग्री। ये साइज, निडल के साइज के आधार पे आप सबक्यूट इंजेक्शन लगाओगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो आप सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा दे सकते हो, तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल है? उसके एग्जाम्पल है, पहला तो मैंने बता दिया इंसुलिन। तो जो डायबिटिक डिजीज के अंदर काम आने वाला जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है उसका नाम है इंसुलिन। तो आप इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा पेशेंट को देते हैं। ठीक है। सेकंड है हेपेरिन। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, एंटीकोगुलेंट, जो आपके खून के थक्के को जमने नहीं देती, ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देती। ऐसी दवाई का नाम है हेपेरिन। बहुत सारी ऐसी बीमारी हो जाती है, कोई ज्यादातर बीमारियों के अंदर आपके ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ब्लड क्लोट होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर। उस चीज को रोकने के लिए आप हेपेरिन नाम की दवाई दोगे। और ये हेपेरिन जो आप दोगे, हालांकि ये आईवी भी दे सकते हो, लेकिन सबक्यूट रूट सबसे सेफेस्ट रूट है हेपेरिन के लिए। नेक्स्ट, कुछ वैक्सीन भी आप सबक्यूट इंजेक्शन के द्वारा लगाते हो, जैसे आपने नाम सुना होगा मीजल्स। तो मीजल्स जो ड्रग है, वैक्सीन है, वो सबक्यूट इंजेक्शन के द्वारा ही लगाया जाएगा।
तो ये वो एग्जांपल है जो अलग अलग टाइप की मेडिसिन जो है, वैक्सीन जो है, आप सबक्यूट इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कराओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंसुलिन की कहानी ये है, इंसुलिन कई सारे टाइप्स का होता है, बहुत सारे टाइप के इंसुलिन है। ठीक है, इन इंसुलिन में एक मोस्ट कॉमनली यूज इंसुलिन है वो रेगुलर, इंसुलिन रेगुलर के नाम से, इंसुलिन रेगुलर। और ये बड़ा काम का है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है भाई? चलो इसको इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर वापस अपने टॉपिक पे। चलो इंसुलिन की बात करें, क्यों पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इंसुलिन? क्योंकि सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा इंसुलिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन आप इससे सिर्फ ये कंफ्यूज मत होना कि ये सबक्यूट ही लगाया जाता है, ये आईवी भी लगाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ही सिर्फ एक ही टाइप का ऐसा इंसुलिन है जो आप इंट्रावीनस लगा सकते हो, उसको बोलते हैं इंसुलिन आर, दैट इज रेगुलर। इंसुलिन रेगुलर ही एक ऐसा इंसुलिन है जो आईवी लगा सकते हो। पता होना चाहिए, आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, आप किसी को पेशेंट को जाओ कहीं आईवी लगा दो, सिर्फ अगर आपके पास रेगुलर इंसुलिन है तो ही आपको उसको आईवी लगाना है। रेगुलर के अलावा जितने भी टाइप्स के आपको इंसुलिन देखने को मिलेंगे उनको आईवी नहीं लगाना, उसको कौन सा रूट से लगाना? सबक्यूटेनियस रूट, आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। क्लियर है? तो पता होना चाहिए कि इंसुलिन कैसे कैसे लगाया जाएगा, सबक्यूट इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाएगा। इंसुलिन आर के अलावा कोई भी टाइप रेगुलर लिखा मिलता है उस पर, आपको आराम से दिख जाएगा उसकी कवरिंग पे कि इंसुलिन रेगुलर है या नहीं है। अगर रेगुलर है तो आईवी लगा सकते हो, लगाना नहीं होता अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, कंडीशंस होती है बहुत सारा। जब आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब जाके आप आईवी लगाते हो, अदरवाइज आप सबक्यूट लगाते हो। ठीक है, अब सबक्यूट लगाने के तो बहुत सारे हैं, इसमें से एक है एनपीएच। एनपीएच, ठीक है, एनपीएच नाम की इंसुलिन है। वो इंसुलिन आप कैसे लगाओगे? सबक्यूट लगाओगे। और भी इसकी और भी बहुत सारे टाइप है। एनपीएच की फुल फॉर्म है न्यूट्रल प्रोटामीन और हेगेड्रोन। न्यूट्रल क्योंकि इसकी पीएच 7 के बराबर होती है इसलिए न्यूट्रल पीएच, इसलिए एन। प्रोटामीन नाम की एक प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, और हेगेड्रोन नाम के साइंटिस्ट ने इसे खोजा था इसलिए इसका नाम है एनपीएच इंसुलिन। और ये इंसुलिन सबक्यूट लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन आर और इंसुलिन एनपीएच को मिक्स करके भी लगा सकते है ना, कुछ कंडीशंस में इसको मिक्स करा के लगा। हालांकि पहले से मिक्सिंग भी बनी हुई आती है 70-30 की, लेकिन उसके अलावा भी आप चाहो तो मिक्स करके इनको बना सकते हो। अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको इंसुलिन आर भी देना है और एनपीएच भी देना, दोनों टाइप के इंसुलिन देने हैं, तो आप किस टेक्निक के द्वारा आप उन्हें लगाओगे या उनको कैसे यूज करोगे? तो इसकी टेक्निक है आरएन। आप इन दोनों को सिरिंज में फिल करोगे, इन दोनों को आप सिरिंज में फिल करोगे। कौन सी टेक्निक से? आरएन। आरएन मतलब रजिस्टर्ड नर्स, आरएन की फुल फॉर्म तो यही होती है ना, रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड नर्स वाली टेक्निक से ही आरएन से यूज करोगे। पहले आपको रेगुलर को फिल करना है सिरिंज में, फिर आपको एनपीएच को फिल करना है निडल के अंदर, सिरिंज के अंदर। ठीक है, बात चल रही है कैसे आप फिल करोगे, दोनों को इकट्ठा ही लगाना है। लेकिन फिल करने की टेक्निक क्या है? तो पहले आपको इंसुलिन आर को फिल करना है इंसुलिन सीरीज के अंदर, फिर आपको एनपीएच को फिल करना है। ठीक है, ये रेगुलर इंसुलिन, ये रबड़ वायल्स होती है इनके पास ना, वायल वाली होती है। हम ले लेते हैं कि एक जो ये जो वायल है, एक वायल आर की है इंसुलिन की, मतलब रेगुलर की, एक है एनपीएच की। आपके पास दो वायल्स हैं, एक वायल रबड़ जिनके आगे लगा रहता है, रबड़ की कवरिंग जिसके आगे होती है। दो टाइप के ड्रग के फॉर्मेट आते हैं, एक में रबड़ की वो रबड़ लगी रहती है कवरिंग पे, उसको बोलते हैं वायल। और एक पूरा का पूरा कांच का बना हुआ जो आएगा उसको बोलते हैं ग्लास की, जो उसकी कवरिंग है पूरी, उसको बोलते हैं एम्प्यूल्स। दो टाइप के आपको ड्रग देखने को मिलेगी इसमें। रबड़ जिनमें मिलेगी वायल्स, ग्लास की फॉर्मेट में होंगे एम्प्यूल्स। दोनों को हम दिखाएंगे, प्रैक्टिकल्स बनाएंगे एक वीडियो का। तो आर रेगुलर और इंसुलिन दोनों ही चाहिए आपको। मान के चलो आपको रेगुलर चाहिए 0.5 ml,
अभी हम ml में बात करें, यूनिट में नहीं, यूनिट में भी ले सकते हैं। मान के चलो, अभी सिर्फ समझने के लिए मान के चलो आपको 0.5 ml चाहिए रेगुलर और 0.4 ml चाहिए आपको NPH, और दोनों को मिक्स करा के आपको लगाना है। तो टेक्निक क्या है फिल करने की, पहले आपको रेगुलर फिल करनी है, फिर आपको NPH फिल करनी है। तो आप पहले सिरिंज के अंदर 0.4 ml फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं कि कैसे आप दोनों सिरिंज से एक साथ एक बार में फिल करोगे। टेक्निक का नाम है RN, रजिस्टर्ड नर्स। पहले आपको रेगुलर से फिल करना है, फिर आपको NPH से फिल करना है, ठीक है। तो फिल करने के लिए जो फर्स्ट टेक्निक है, जितना NPH आपको चाहिए, NPH उतना, जैसे 0.4 ml, उतनी आप सिरिंज के अंदर एयर बना लो, उतनी एयर ले लो। सिरिंज के अंदर आपने उतनी ही एयर ली है जितनी आपको NPH लेनी, ठीक है। और एयर लो और उसमें NPH के अंदर उसको पुश कर दो, और कर दो पुश एयर इनटू NPH वाइल। आपने क्या किया, जितनी आपको NPH चाहिए थी उतनी आपने एयर ली और NPH वाइल के अंदर पुश कर दी, क्योंकि रबड़ का बना हुआ है तो लॉक रहेगा, इंटरलॉक है। और 0.4 ml का एयर का प्रेशर बन गया, 0.4 ml एयर प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, रेगुलर से आपको कितनी चाहिए थी, सिरिंज तो खाली होगी, आपने सिरिंज में 0.4 ml लिया, पुश कर दिया, सिरिंज तो खाली। अब खाली सिरिंज से 0.5 ml क्या किया आपने, रेगुलर जो है वो आपने एस्पिरेट कर लिया। आपने क्या किया, रेगुलर से 0.5 ml इंसुलिन ले ली, ठीक है। अब 0.5 ml आ गई, उसके बाद आपने उसको पूरा सेट किया। उसके बाद उस निडल को इंट्रोड्यूस करा दो किसके अंदर, NPH के अंदर। NPH के अंदर इंट्रोड्यूस करानी है, पुश नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ पुश करो। अगर ये बिल्कुल वेल फंक्शनल वाइल और वेल फंक्शनल सिरिंज होगी तो इसकी क्वालिटी ये है कि जैसे आप इसके अंदर पुश करोगे, जितना ml आपने एयर डाली थी एग्जैक्ट उतना ही ml जो है इंसुलिन इसमें से उस सिरिंज के अंदर फिलअप हो जाएगा अपने आप, ड्यू टू एयर प्रेशर। और पहले आई क्या, सिरिंज वो रेगुलर, फिर क्या डाला उसमें, NPH। इस तरीके से पहले रेगुलर फिल होगा, फिर NPH, और ये जो है मिक्स करके आप पेशेंट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरीके से रेगुलर और NPH दोनों आप एक साथ पेशेंट को दे सकते हैं। तो सर ये आई भी लगेगा, सब्सक्यूट लगेगा, एक्चुअल ये सबक्यूट लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मिल गया, NPH को आप IV नहीं लगा सकते, तो क्या लगेगा, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के द्वारा आप रेगुलर और NPH का जो मिक्स इंसुलिन आपने बनाया है उस मिक्स को आप लगाओगे पेशेंट में। तो ये तो इंसुलिन का कुछ कंसेप्ट था, हेपेरिन के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करें, इसके कौन कौन से रूट्स हैं जिसके द्वारा आप सबक्यूट दे सकते हो। मैंने बता दिया आपको अमाउंट इसका 1 cc। देखो कौन सी निडल यूज की, निडल का कंसेप्ट अलग ही था अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। एंगल मैंने बता दिया 45 डिग्री पे आप लगाते हो, एंगल का क्लियर है। निडल साइज भी निडल के अकॉर्डिंग चलेगी बात। नेक्स्ट कौन कौन सी रूट्स है, साइट है जहां आप लगाओगे इसे, तो मोस्ट कॉमनली साइट है, मोस्ट कॉमन साइट है एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है। अम्बलाइकस से 2 से 3 सेंटीमीटर बिलो, आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड, ठीक है। ये अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस से 2 से 3 सेंटीमीटर, आप लेफ्ट साइड में आप राइट साइड में किसी भी साइड में आप यहाँ पे इंसुलिन जो है लगा सकते हो। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस एरिया पे सबक्यूटेनियस टिश्यू सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ भी लगा सकते हो। नॉर्मल जो डेल्टोइड मसल्स पे भी, आउटर एक्सपेक्ट ऑफ अपर आर्म के आउटर एक्सपेक्ट पे भी लगा सकते हो आप, थाई पे भी लगा सकते हो, एंटीरियर एंड लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, आगे की साइड पे थाई में, साइडों में भी आप लगा सकते हो। नॉर्मल जहां पे बच्चों में लगाते हैं इंजेक्शन वहां भी लगा सकते हो। मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है इंसुलिन लगाने की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, एब्डोमेन। एब्डोमेन में भी कहाँ एरिया होगा, नीचे होगा, ठीक है। रब करने की जरूरत नहीं आपको, इंजेक्शन करने के बाद निकाल के रब करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
तो ये इसके बारे में था कुछ। सबक्यूटेनियस रूट खत्म हो गया हमारी तरफ से। 45 डिग्री एंगल पे आप लगाओ। हाँ, एक चीज और, जो ये इंसुलिन ड्रग्स लगाई जाती है, इंसुलिन वाली बात से लगा है, वो यूनिट्स में लगाया जाता है, यूनिट्स में। और अगर आप रेगुलर की बात करें तो 1 ml में 40 यूनिट्स होती है। रेगुलर की 1 ml में कितनी यूनिट होती है? 40 यूनिट्स होती है। एक में 40 बनेगी। दूसरा, अगर आप NPH लोगे तो 1 ml के अंदर 100 यूनिट्स बनती है। हमें बताया जाता है कितनी यूनिट लगाई जाएगी। ये इंसुलिन कितनी लगेगी ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल कितना आपको इंसुलिन लगाना है, ये स्लाइडिंग स्केल के द्वारा ये डिसाइड होगा कि आपको पेशेंट को कितना इंसुलिन लगाना है। मान के चलो किसी पेशेंट का आपने ग्लूकोज चेक किया और ग्लूकोज की वैल्यू 355 mg/d है। अब आप कितना इंसुलिन पेशेंट को लगाओगे? आपके पास रेगुलर की वायल है और आपको लगाना है, तो इसके लिए स्लाइडिंग स्केल का आपको यूज करना पड़ेगा। स्लाइडिंग स्केल मतलब, स्लाइडिंग स्केल का सिस्टम इवन नंबर से चलता है। कैसे? अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 150 से 200 ml है तो आप 2 यूनिट्स तक लगाते हैं। 200 से 250 ml, 50-50 का यहाँ सब में गैप होगा। 350 से 400, 400 से 450 ऐसे चलेगा। और फिर ज्यादा तो फिर प्रोडक्ट चलेगा। 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट्स और बाकी 500 से ज्यादा तो 14 यूनिट्स होती है। इन 40 यूनिट्स के साथ अदर भी इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो लगाए जाएंगे। ग्लाजिन लगाएं या अदर कोई है वो भी लगा सकते हैं। तो ये स्लाइडिंग स्केल है। 150 का गैप रहेगा। 150 से स्टार्ट करोगे आप, 150 से हर 50 ml, हर 50 ml बोला मैंने, सॉरी, 50 mg/dl पे आपको 2 यूनिट इंक्रीज करना होता है। तो 2 यूनिट लगेंगे 150 से 200 में, है ना। 200 से 250 पे 4, 250 से 300 पे 6, 300 से 350, एक गैप रहेगा बीच में, 300 से 350, ये होगा 8, 10, 12, 14। ठीक है, 14 से ज्यादा में मैंने बताई दिया आपको। अकॉर्डिंग टू कंडीशन IV भी लगाते हैं वहां पे और इन्फ्यूजन भी स्टार्ट कर देते हैं एज पर कंडीशन। तो ये चार्ट है, इस चार्ट को बोलते हैं स्लाइडिंग स्केल। तो ये इंसुलिन इसके आधार पे लगाया जाता है। तो अगर आपको रेगुलर लगाना है तो फिर 1 ml के अंदर आपको लेने पड़ेंगे 40 यूनिट्स, और अगर आपको NPH लगाना है तो 1 ml के अंदर होते हैं 100 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इनको लगा दोगे। ये था सबक्यूट रूट कंप्लीट हमारी तरफ से।